दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओवैसी के बयान के ऊपर। बयान पर उन्होंने कहा है कि संघ के हिंदुत्व को ओवैसी ने बताया सबसे बड़ा झूठ। कहा आरएसएस नहीं चाहती मुस्लिमों को राजनीति में आने के लिए। अब सबसे बड़ी बात है कि और जो बिहार में 5 सीटें जीती हैं उसके बाद वो कहते हैं कि जो नीतीश सरकार है उसमें जो मुस्लिम मंत्री नहीं रखा है, इसलिए ये बयान को देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें कि राजनीति में मुस्लिम नहीं आने चाहिए या फिर आने चाहिए, जैसा कि ओवैसी जी के इस बयान से लगता है, क्योंकि बंगाल का भी चुनाव है, बंगाल में भी ये चुनाव लड़ेंगे और ये भी सबसे बड़ी बात है कि ये अलग से चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको भरोसा है कि जैसे हमने 5 सीटें बिहार में जीती हैं, ऐसे ही वहां पर 10 से 20 सीटें हम बंगाल में भी जीत करके आएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ओवैसी का एक बयान है इनका सबसे बहुत पुराना, अगर हम उसको याद कर लें, जो संसद पर हमले में आरोपी था अफजल गुरु, कि अगर संसद भवन में 50 सांसद हमारी कम्युनिटी के होते तो शायद अफजल गुरु को फांसी नहीं होती। अब ये आप सोच लीजिए कि अगर ये विधानसभा और राज्यसभा में बैठेंगे या फिर लोकसभा में बैठेंगे तो ये किस तरीके के कानून पारित कराएंगे और किस तरीके से ये अपराधियों को बचाने का काम करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि हमने मान लिया है कि ओवैसी जी कह रहे हैं कि सत्य है कि आरएसएस नहीं चाहता है कि मुसलमान विधानसभा और लोकसभा में बैठे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश ने तो ऐसे ऐसे मुसलमान दिए हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति रहे और फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति भी रहे। डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात करें कि जो आज हमारा देश उनको गर्व से कहता है कि हमारे मुसलमान राष्ट्रपति हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी रहे। अब हामिद अंसारी जैसे ही विदाई होती है उपराष्ट्रपति से, तो उससे एक दिन पहले उनका बयान आता है कि अब देश के अंदर मुस्लिम असुरक्षित है। अब कैसे हो गया भैया कि अगर जब तक आपने 10 साल उपराष्ट्रपति रहे तो मुसलमान देश के अंदर बहुत बढ़िया से रह रहे थे, अच्छे खा पी भी रहे थे, और तुरंत हटते ही असुरक्षित भी हो गए। अब ये सोचने वाली बात है। ओवैसी का इस तरीके का बयान आता है तो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि किस तरीके से आरएसएस और बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। अब बीजेपी पे खुला आरोप लगाया है कि ये यूएपीए के अंदर, कानून के अंदर मुसलमानों को जेल के अंदर भी डाल सकते हैं। तो अब ये सीधा सीधा टारगेट करके बीजेपी पर निशाना साध रहा है कि 800 साल मुगल सल्तनत ने हमारे देश पर राज किया है और उसके बाद 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए। तो ये इस तरीके के बयान इनके पहले से भी आते रहे हैं। अगर विधानसभा लोकसभा में अगर इनकी पार्टी के लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच गए तो ये बयानों को भी लागू कराने की कोशिश करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि हामिद अंसारी भी कहते हैं कि भैया दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो फेल रही। सरकार है भैया तो फेल तो रही, परंतु एक बात तो बता दो कि जो असुरक्षित मुसलमान थे उन्होंने ही क्यों आतंक मचाया, उन्होंने ही क्यों इतनी पत्थरबाजी की, तो उन्होंने ही क्यों इतने बड़े बड़े षड्यंत्रों के साथ पूरी दिल्ली को दहलाया, फिर उसके बाद बेंगलोर को भी दहलाया। अच्छा, एक और बात हम कर लेते हैं कि जैसा कि ओवैसी जी कहते हैं कि बिहार में नीतीश सरकार बनी और एक भी मुसलमान मंत्री पद पर नहीं रखा गया। इससे पहले कश्मीर में जो सरकारें रहीं उन्होंने कौन सा हिंदू मंत्री रखा या नहीं रखा, उस पर चर्चा कब की गई? और जब वहां से इतने कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया, उस पर चर्चा क्यों नहीं की जाती? सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर देश के अंदर किसी तरह का जो माहौल बिगाड़ने का काम किया जाता है वो सबसे पहले ओवैसी के बयानों के बाद से ही शुरू हो जाता है। चाहे हम एनआरसी की बात करें, चाहे अब सीए की बात करें या फिर एनपीआर की बात करें। अभी भी उनका भी एनआरसी पर बहुत बड़ा ट्वीट आया है कि अगर सरकार ने सोचा एनपीआर और एनआरसी लागू करने का तो सबसे पहले झंडा खड़ा उठा करके आंदोलन हम करेंगे। अब ये सोच लीजिए कि अगर हमारे देश के अंदर जो पहले से कानून है, एनपीआर तो पहले से ही चलाया है, अगर एनपीआर की अगर हम यहां पर लागू करते हैं, दोबारा से जब उसकी गणना होती है तो उसको भी वो विरोध करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है यहां पर, जिस तरीके से हमने सोचा था राम मंदिर का मुद्दा खत्म होने के बाद से हमारे देश से हिंदू मुस्लिम की जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा, परंतु यहां पर एक दूसरे के बाद एक दूसरे स्टेप के बाद हिंदू मुस्लिम मुद्दे को जीवित करने का काम अपनी अपनी तरफ से सारी पार्टियां करती
जाती हैं, क्योंकि इनको वोट बैंक से मतलब है, बाकी इनकी सुख सुविधाएं हों या फिर इनके खाने पीने का, रहन सहन का, घर रख रखाव का कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर ओवैसी की बात करें तो एक नेता ने पहले भी आरोप लगाया था कि ओवैसी जी के जो बाप दादा हैं वो हमने भी देखे थे सड़कों पर घूमते हुए, और उसके बाद अब ये 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे हो गई। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि बिहार के चुनाव के समय में कि बीजेपी से साठगांठ है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी से पैसा लेते हैं। अब बीजेपी के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं मुसलमानों को ये यूएपी के एक्ट के अंदर इन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। अब ये सोचने पर मजबूर होता है कि हमारा देश क्या विकास की तरफ चलेगा या फिर आज भी हिंदू मुस्लिम करते करते बीच में ही फंसा रह जाएगा। ये सोचने वाली बात है, और यहां पर सोचने के लिए उन लोगों की जरूरत है जो अपने वोट के अधिकार से सरकार को चुनते हैं। अगर सरकार को चुनते हैं तो ही वो सरकार आपके फेवर में काम करेगी और आपके लिए काम करेगी। अगर जैसे बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि जो साइलेंट वोट पड़ा है, मैं उन वोटर्स को नमन करता हूं, क्योंकि भीड़ बराबर थी। और यह भी देखा जा रहा था कि जहां पर भीड़ जा रही थी वो नाम नरेंद्र मोदी का लेते थे, या फिर नीतीश की रैली में जाते थे तो कहते थे तेजस्वी के जिंदाबाद के नारे लगते थे। यह सबसे बड़ी बात है कि यह जनता का रुझान, ये बिहार का चुनाव संकेत देता है कि किस तरीके से यहां पर भी राजनीति जाति से उठकर के विकास की तरफ गई, धर्म से उठकर के विकास की लहर पर गई। जो साइलेंट वोटर है उसने सरकार को चुना, सरकार की नीतियों को सुना और सरकार के काम को देख करके वोट किया। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर अगर इसी तरीके से हम लड़ते रहे, भिड़ते रहे और जाति संघर्ष हो या फिर धर्म के आधार पर हम एक दूसरे की नोक-झोंक करते रहे, तो हम आज भी उसी गर्क में फंसे रहेंगे। जैसे 1947 में दो देश का बंटवारा हो गया और उसके बाद भी कोई भी देश चैन और अमन से नहीं रह पा रहा है। कभी पाकिस्तान आतंकवादी भेज देता है तो कभी भारत को उन आतंकवादियों से भिड़ने का काम करना पड़ता है। जैसे कि अभी नारकोटा में देखने को मिला कि एक ट्रक के अंदर 11 AK-47 इतने बड़े बड़े असले लेकर के आए और हमारी भारतीय सेना ने उनको मार के गिराया। अब इसको क्या कहें। पुलवामा पे अटैक हुआ तो इन्होंने पाकिस्तान के जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने कहा था कि ये इमरान खान की उपलब्धि है, और उसके बाद अगर यहां पर आतंकवादियों को मार दिया जाए तो यहां पर सेना की उपलब्धि है। तो क्या हम आज भी एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहेंगे? यह भी सोचने वाली बात है कि जितने भी वर्ल्ड लेवल पे जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे यही कह रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, पर खिलाफ खड़े हैं, आतंकवाद पर रोक कब लगेगी, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। आतंकवाद के साथ साथ हमारे देश के अंदर जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, जो मॉब लिंचिंग के नाम पर हत्याएं कर दी जाती हैं, एक दूसरे के धर्म पर आरोप प्रत्यारोप किया जाता है। क्या आपको लगता है कि हामिद अंसारी ने जो कहा था कि मुसलमान भारत के अंदर असुरक्षित है, आपने देख लिया सीए प्रोटेस्ट पूरे देश में हुए, असुरक्षित महसूस लगे? नहीं। उसके बाद दिल्ली हिंसा हुई, उसमें असुरक्षित लगे? नहीं। उसके बाद बेंगलोर में उसके बाद जो तांडव किया गया वहां पर असुरक्षित लगे? नहीं। वहां तो कांग्रेस के ही नेता का घर जो उजाड़ दिया। तो ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ ये राजनेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और अब जिस तरीके से ओवैसी, अब उनका हौसला और बढ़ गया क्योंकि बिहार हैदराबाद से निकल के बिहार में चुनाव लड़ा, वहां पर 5 सीटें जीत करके आए। तो जीतने का मतलब है कि विधानसभा में पूरा शोर शराबा रहेगा, विपक्ष में बैठेंगे तो हल्ला तो खूब काटा जाएगा भैया। अब सबसे बड़ी बात है कि वो जो 5 सीटें हैं ओवैसी को पच नहीं रही है, अब सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने पर उतर चुके हैं। अब यहां पर वोटर्स को देखना है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर वोट करना है या फिर आपको अपने विकास की तरफ देखना है। तो यहां पर अगर देखो, सबसे बड़ी बात है कि हमारी तो अपील यही रहती है कि जाति समीकरणों से हट करके और फिर हिंदू मुस्लिम और जो समुदाय के बंटवारे जो हो रखे हैं उनसे हट करके कम से कम पहले जो विकास है, जो आपकी जरूरत है, उसके हिसाब से वोट किया जाए, उसी के हिसाब से देश की प्रगति हो। अगर हमारे देश के अंदर सीए की जरूरत है
तो सीए कानून लागू हो, एनआरसी की जरूरत है तो एनआरसी भी लागू हो, एनपीआर की जरूरत है तो एनपीआर भी लागू हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है तो वो भी हो, अगर लव जिहाद की जरूरत है तो लव जिहाद का भी हो। क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आप किसी दूसरे धर्म के प्रति अगर एक षड्यंत्र के साथ अगर कोई मिशन के साथ अगर काम करते हो तो उस पर कानून बने और ठोस से ठोस कानून बने और सजा भी हो और कार्रवाई भी हो। सबसे बड़ी बात है कि अगर लव जिहाद के ऊपर भी अगर सरकारों ने सोचना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इस बात का दर्द हो गया। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये लव जिहाद का कानून है, ये सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा ही नहीं। अरे टिकेगा क्यों नहीं भैया, जब बल्लभगढ़ के अंदर सरेआम एक लड़की को गोली मार दी जाती है वो दिखाई नहीं देता है इनको, परंतु कानून इनको दिखाई देगा कि कानून क्यों बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर अगर योगी जी ने कहा था कि लव जिहाद के जो करने वाले हैं उनका होगा राम नाम सत्य कानून बनेगा, अब यूपी में भी उसका खाका तैयार हो चुका है, मध्य प्रदेश में तैयार हो चुका है। तो ओवैसी का बयान आया कि उससे पहले भी हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, उसके अंतर्गत भी तो सारे काम हो सकते हैं। कानून है फिर रोक क्यों नहीं लग रही है? अब रोक तो तभी लगेगी जब आप अपने समाज के लोगों को समझाएंगे कि भैया जो काम हो रहा है वो गलत है। अब दूसरी बात अगर हम देखें कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके खिलाफ तो आवाज बुलंद करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो 1947 वाले मुहान पे आकर के खड़े हो जाएंगे। हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो पूरे विश्व में जाकर के विश्व पटलों पर अपना देश का नाम रोशन कर रहा है, वहां से यहां पर कारोबार लेकर के आया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो देश का नाम रोशन होना चाहिए विकसित विकासशील के तरफ होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम के बंटवारे पर होना चाहिए। अगर हम आज भी हिंदू मुस्लिम करते रहे, जातियों में लड़ते रहे, तो हो सकता है कि हम विकास की तरफ आने वाले 70 साल का 200 साल तक भी नहीं सोच सकते। और जिस तरीके से हमारा देश गुलाम रहा था, आज भी हम हिंदू मुस्लिम के गुलामी में जीते रहेंगे। और हमेशा उपराष्ट्रपति जैसे जो कह रहे हैं असुरक्षित है तो असुरक्षित ही दिखते रहेंगे। अगर इन जैसे लोगों के बयान आते हैं, ना तो कोई वो बड़ी बिंदी गैंग बोलता है, ना लुटियंस मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो बोलते हैं, और ना ही इनके जो अवार्ड वापसी गैंग है वो खड़े होते हैं। उनको सिर्फ ये दिखाई देता है कि हाथरस में घटना हो गई, चलो भैया वहां पर बोरिया बिस्तरा लाद दिया और चल दिए वहां पर। अगर वहां का पत्रकार गिरफ्तार होता है तो फिर कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया, तो वहां जो पत्रकार पकड़ा गया है रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है? परंतु इनको यह नहीं पता है कि वो 2 साल पहले ही जिस कंपनी के नाम पे वो पत्रकारिता करे तो वो कंपनी पहले से ही बंद हो चुकी थी। अब ये सोचने वाली बात है कि किस तरीके से यहां पर षड्यंत्र के साथ हर जगह कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू हमें नजर आती है। हमें उस बू से निकलना होगा। अगर नहीं निकलेंगे तो आने वाले समय में हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।